सो स्टार्ट करते हैं अपना 7th स्टैंजा। देखिए, Thou was not born for death, immortal bird, no hungry generation trade thee down। देखिए अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, इससे पहले वाले स्टैंजा में देखा था जैसे कि डिज़ायर है डेथ की, लेकिन अब वो एड्रेस कर रहा है नाइटिंगेल को। नाइटिंगेल से कह रहा है, वैसे एवरीथिंग हैज़ टू डाई, लेकिन यहाँ पर ये पोइट्री है और किड्स की इमेजिनेशन है, तो वो नाइटिंगेल से कह रहा है कि Thou was not born for death, immortal bird। इमोर्टल बर्ड, इमोर्टल यानी कि वो चीज़ जो भी कभी मर नहीं सकती, अमर रहेगी जो हमेशा। इट इज़ नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग। तो तुम जो है डेथ के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम मरने के लिए पैदा नहीं, तुम हमेशा इमोर्टल रहोगी। नाइटिंगेल से कह रहा है जॉन कीट्स। नो हंग्री जनरेशन ट्रेड दी डाउन। देखिए यहाँ पर एक फ्रेज और यूज़ किया है, हंग्री जनरेशंस। हंग्री जनरेशन का मतलब यहाँ पर वो वाली हंगर नहीं है कि फूड की हंगर है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है हंगरी जैसे आजकल आपने देखा होगा इन दिस मटेरियलिस्टिक लाइफ, और पहले भी पास्ट टाइम में भी व्हेन जॉन कीट्स वाज राइटिंग, एवरीवन इज़ हंग्री ऑफ प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, मनी, वर्ल्डली प्लेजर्स एंड ऑल अदर थिंग्स। तो जनरेशन जितनी भी आगे आती जा रही हैं, हर किसी के अंदर एक डिज़ायर होगी, उसके बाद और आ जाए, और वर्ल्डली थिंग्स आ जाएँ, मटेरियलिस्टिक थिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाएँ, लग्जरीज और आ जाएँ। तो थोड़ा सा हम इस रेफरेंस में ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी कह रहा है कि कोई भी हंग्री जनरेशन जो भी होगी, ट्रेड दी डाउन, तुम्हें क्रश नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। किसको? नाइटिंगेल को, क्योंकि नाइटिंगेल है इमोर्टल बर्ड अकॉर्डिंग टू पोएट। The voice I hear this passing night was heard in ancient days by emperor and clown। अब बात हो रही नाइटिंगेल की, तो क्या नाइटिंगेल जो वॉइस मैं सुन रहा हूँ नाइटिंगेल की, वही काफ़ी लोग चुके हैं। द वॉइस आई हेयर, जो मैं सुन रहा हूँ, दिस पासिंग नाइट वॉज हर्ड, जिस रात सुनी गई थी, इन एंशियंट डेज बाई एम्प्रर एंड क्लाउन। तो पुराने टाइम में एम्प्रर्स ने भी और क्लाउन ने भी उसको सुना है। Perhaps the self-same song that found a path through the sad heart of Ruth when sick for home, she stood in tears amid the alien corn। देखिए यहाँ पर एक रेफरेंस है इन 3 लाइन्स में, और वो हैब्रू बाइबल का रेफरेंस है। रूथ एक फ़ीमेल है, ठीक है, और उसकी मैरिज हो गई थी। मैरिज के बाद ही वॉज एक्चुअली मैरीड टू अ पर्सन हु इज़ फॉरेन, हु बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री, यानी कि उसकी कंट्री का नहीं था, किसी और कंट्री का था जिससे उसने शादी की थी। बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपन दैट हर हस्बैंड हैज़ बीन डाइड। सो क्या हुआ कि वो अपने उनके साथ सिस्टर मदर इन लॉ के साथ रहने लगी थी, लेकिन कहीं पर कॉर्न जो यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये कॉर्न की फील्ड में वर्क भी करती है लाइक अ ग्लीनर, लेकिन वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा लॉनली फील होता है क्योंकि वो एक फॉरेन लैंड होता है। तो कह रहे हैं पोएट की ये रेफरेंस देने के बाद कि जब रूथ ने लॉनली फील किया था, तो उसके बाद उसे नाइटिंगेल की ही वॉइस आई थी, सिंगिंग वॉइस, मेलोडियस सॉन्ग की, जिसकी वजह से उसको बेटर फील हुआ था, यानी कि उसने भी शायद वही सुनी थी। The same that oft times hath charmed magic casements, opening on the foam of perilous seas in fairy land forlorn। ठीक है, अभी यहाँ पर भी दूसरा रेफरेंस है। यहाँ पर एक तरह से इमेजिनेशन है पोएट की कि एक फेरी लैंड है, और वहाँ पर जो फीमेल है, मैडन्स गर्ल हैं, उनको चारों तरफ से बाउंडेड करके रख दिया गया है। तो वहाँ पर उनको भी बहुत लॉनली फील हो रहा है, और उसके बीच में यही वॉइस आती है जो कि उनको चार्म कर रही है और उनको बेटर फील करा रही है। तो कहते द सेम, वही सेम वॉइस नाइटिंगेल की, दैट ऑफ टाइम है चार्म्ड किया मैजिक कैसमेंट को। कैसमेंट कहते हैं केसेस को, जादुई भरे कैसमेंट में चार्म किया किसने? नाइटिंगेल के सॉन्ग ने। ओपनिंग ऑन द फॉर्म ऑफ पेरिलस सीज, फॉर्म कहते हैं जो झाग होते हैं वाटर के, पेरिलस डेंजरस। जो ये कैसमेंट था वो कहाँ खुल रहा था? वो शिप के अंदर था, यानी कि वाटर के ऊपर था, पेरिलस डेंजरस सी के। इन फेरी लैंड फॉरलॉर्न, बिल्कुल अकेला था फेरी लैंड में, यानी फेरी लैंड में जहाँ पर गर्ल्स को कैप्टिवेट करके रखा गया था। तो वहाँ पर भी इतनी डेंजरस लॉनली एरियाज़ में वहाँ पर भी नाइटिंगेल का सॉन्ग ही था जिसने गर्ल को एक तरह से सपोर्ट किया और सहारा दिया। तो इन दिस वे नाइटिंगेल इज़ एन इमॉर्टल बर्ड, उसको कुछ नहीं होगा और उसके सॉन्ग से लोग बेनिफिट लेते रहेंगे। एंड नो बडी कैन what I should say, nobody can kill Nightingale, Nightingale can't die ever, it's like that।
according to poet's imagination. कंक्लूड करते हैं इस पोम को with the last stanza, that is 8th stanza. Forlorn, the very word is like a bell to call me back from thee to my soul self. देखिए लास्ट स्टैंजा है कंक्लूडिंग, और यहाँ पर क्या है, जैसे कि देख नाइटिंगेल के सॉन्ग को सुन करके पोएट बहुत ही ज़्यादा एन्चेंटिंग हो गया था, और उसे लग रहा था नाइटिंगेल के सॉन्ग में वो सब कुछ है जो उसको दुनिया की प्रॉब्लम्स से, वेरीनेस से दूर कर सकता है. लेकिन अगेन ही इज कमिंग बैक टू रियलिटी, ही कांट एस्केप फ्रॉम रियलिटी. तो वो कह रहा है एकदम से फॉरलॉर्न. ये वर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है लॉनली एंड अनहैप्पी, यानी कि एक अलार्म की तरह उसको, द वेरी वर्ड इज लाइक अ बेल टू टॉल मी बैक, यानी कि ये वर्ड जो है फॉरलॉर्न यानी लॉनली अनहैप्पी, मुझे एक बैल की तरह, एक अलार्म की तरह मुझे वापस लेकर आ रहा है. फ्रॉम दी है नाइटिंगेल, टू माई सोल सेल्फ, यानी कि मेरी अपनी रियलिटी की तरफ, मेरे अपनेपन की तरफ, अपने आप की तरफ, जो कि रियलिटी में क्या है कि सैडनेस से भरा हुआ है, अनहैप्पीनेस है, और इतना ज़्यादा इंचेंटिंग या फिर मैजिकल नहीं है जैसे कि नाइटिंगेल की वॉइस है, बट स्टिल इट्स रियलिटी. Adieu, goodbye. The fancy cannot cheat so well. Fancy कहते हैं इमेजिनेशन को. तो पोएट खुद ही कह रहा है, उसको रियलाइज हुआ कि फैंसी यानी कि इमेजिनेशन इंसान को धोखा नहीं दे सकती. कितना भी आप इमेजिनेशन में रह लें, बट एक ना एक दिन वंस आपको क्या करना है, यू हैव टू कम बैक टू रियलिटी. आप उससे स्किप ही नहीं कर सकते. एज शी इज फेम टू डू डिसीविंग एल्फ. अब वो कह रहा है उसको, नाइटिंगेल को, डिसीविंग एल्फ, यानी कि एल्फ इज परी को कहते हैं, फेरी को, लिटिल फेरी को. तो कह रहा है कि धोखे देने वाली एल्फ, यानी कि एक तरह से वो उसको डिसीव ही कर रही है अपने सॉन्ग को सुना करके, जो कि इमेजिनेशन से भरा हुआ है और रियलिटी में ऐसा नहीं है. Adieu, thy plaintive anthem fades past the near meadows over the still stream. Adieu, goodbye. दई यानी कि नाइटिंगेल कह रहा है, यू प्लेंटिव एंथम फेड्स. एंथम वही म्यूजिक है जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है. प्लेंटिव मूविंग, तुम्हारा जो म्यूजिक है ग्रेजुअली क्या हो रहा है, वो फेड हो रहा है, यानी कि अब उसकी आवाज हल्की हल्की आ रही है, वो खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा है. कहाँ कहाँ पर, पास द नियर मीडोज, गुजरा हुआ नजर आ रहा है मीडोज के पास. ओवर द स्टिल स्ट्रीम रिवर के ऊपर. अप द हिल साइड, पहाड़ों के ऊपर. एंड नाउ इट्स वेरी डीप, और अब क्या है, ये दफन हो गया है, बैरी हो गया है, यानी कि एकदम से दब गया है, एकदम से खत्म हो रहा है. यानी कि इन द नेक्स्ट वैली ग्लेड्स, ग्लेड्स कहते हैं ओपन स्पेस को. कहाँ पर, नेक्स्ट वैली, किसी और वैली में. यहाँ तक मतलब ये है कि नाइटिंगेल का म्यूजिक भी अब धीरे धीरे फेड हो रहा है, कम होता जा रहा है, और ये भी अब एंड हो रहा है. इसको भी लंबे टाइम तक नहीं रहना है, क्योंकि इतना एन्चेंटिंग है जिसमें कोई रियलिटी नहीं है. वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम. फिर पोइट अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, ये एक विजन था कि मेरा ये कोई सपना था, ये कोई जागते हुए जैसे कोई सपना देखते हैं वो था, क्या था ये तो एक विजन की तरह था, एक सपना था, ये रियलिटी तो है ही नहीं. फ्लेड इज दैट म्यूजिक. फ्लेड जो है पास्ट टेंस से फ्ली की, यानी कि फ्ली का मतलब होता है उड़ जाना, मतलब कहीं पर चला जाना, रन अवे. फ्लेड इज दैट म्यूजिक, अब वो म्यूजिक जो है वो चला गया है, गायब हो गया है. डू आई वेक और स्लीप, क्या मैं जागा हुआ हूँ या सोया हुआ हूँ. मतलब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है पोएट अपने आप को ही, अपनी एग्जिस्टेंस को ही, कि वो कैसे किस तरह से इम्प्रेस हो गया था और एक तरह से उसकी मैजिकल वॉइस में खो गया था, और अब वो ग्रेजुअली वापस आ रहा है रियलिटी में. ही इज कमिंग बैक टू रियलिटी, और इससे वो मतलब अवेक हो जाएगा, लेकिन उसे अवॉइड नहीं कर सकता. यानी कि क्योंकि देखिए लाइफ में क्या होता है कि इंसान के पास हैप्पीनेस भी होती है, अनहैप्पीनेस भी होती है, और ज़्यादातर जो बेटर लगता है वो यही लगता है कि अनहैप्पीनेस के बाद हैप्पीनेस आए, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है. तो एक्चुअल में क्या है, ऐसा नहीं हुआ कि हर टाइम हम खुश रहें, एंजॉयमेंट में रहें, इमेजिनेशन की दुनिया में बेहतर रहें तो हमारा काम चल जाएगा, या ये लाइफ इज लाइक दैट. नो, वी हैव टू कम बैक टू रियलिटी. तो एक तरह से यहाँ पर रोमांटिक एलिमेंट्स हैं. रोमांटिक एज में पोएट जो थे उन्होंने स्केपिसिज्म, जो थीम आपने पढ़ी होगी, स्केपिसिज्म मतलब राइटर ने, पोएट ने एक थीम थी जिसमें कि पोएट सम टाइम के लिए पोएट्री के थ्रू अपने आप को रियलिटी से दूर कर लेते हैं, बट स्केप, दे कांट स्केप. बाद में उनको रियलाइज होता है दे कांट स्केप. तो इन दिस वे क्या है कि एक्सेप्ट हमें रियलिटी को ही करना है, फैक्ट है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी इमेजिनेशन है पोएट की, और बहुत ही अच्छी स्वीट सी पोम है ये. आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू लाइक दिस पोम, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.